हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में कुछ पर्सन करंट अफेयर के हैं और दोस्तों जीके जीएस के सेलेक्टेड पर्सन मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं। साथ में हम जो है इसी क्लास में पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करेंगे, क्योंकि खेल से पिछली बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, तो आगे भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में प्रस्तावित है। इस संयुक्त अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों प्रकार के चरण शामिल किए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। जीमैक्स 24 जो कि जापान और भारत के बीच ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है जापान के योकोसुका में प्रस्तावित होगा ये, और 8वां संस्करण है ये। और इसमें बंदरगाह और समुद्री दोनों प्रकार के चरणों को जो है शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 176वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर लगाइए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? अर्थात यहाँ पर एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में नमक, तेल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट आंसर है। जो समान मात्रा में न मिले अर्थात में अलग अलग दिखाई दे उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, जबकि समांगी मिश्रण में दो पदार्थ जो आपस में मिल जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, सेरिकल्चर, कौकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। मछलियों का अध्ययन जो है सेरिकल्चर में नहीं होता है, ये होता है पीसी कल्चर में। पीसी कल्चर में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो एक पौष्टिक तत्व यहाँ पर अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आयोडीन। जबकि फास्फोरस और कैल्शियम तो अस्थियों में पाया जाता है और फ्लोरीन भी इसके लिए जो मजबूत तत्व माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धातु और उनके एक्स यहाँ पर दिए गए हैं। जिंक, केलेमाइन। जिंक धातु का जो एक्स है उसका नाम है केलेमाइन। तांबा, क्यूप्राइट, मैग्नीशियम, सेलिस्टीन, एल्यूमिनियम, काओलिन। तो सी राइट आंसर है। मैग्नीशियम का एक्स जो है कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट। अन्य सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही का चयन करना है। तो केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो है कैस्पियन सागर में नहीं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य सागर की स्थिति आप जानते ही हो कि मैप में कहाँ पर है। और दोस्तों भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए
भारत में जो प्रवेश कर जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक जो प्रभावित होती है वो हिम चादर ही होती है। ए राइट आंसर है यहाँ पर। मूली कहलाती है, मूली क्या है? कंद है, सलकंद है, भुट्टा है, रूपांतरिक जड़ है। तो मूली एक प्रकार की रूपांतरिक जड़ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभिकथन ए, मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसी आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। ये अच्छी लाइन है कि इस आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आंसर देखना, आपको सही कूट का चयन करना है कि ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन सी आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर की सही व्यापक व्याख्या नहीं है। आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में खबरों में रहे इसरो के मिशन तृष्णा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग आधारित पहल है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर भू स्तर के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। तो राइट हो जाएगा केवल 2 वाला कथन, बी विकल्प यहाँ पर सही है। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को 100% जो मिलते हैं। तो खबरों में रहा है इसरो का मिशन है, तृष्णा नाम दिया गया है और ये मिशन इसरो यूरोपीय नहीं फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग आधारित पहल है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनधन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जनधन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, सातवां, नौवां। तो ए राइट आंसर है, पहला स्थान है। यूपी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो किस नदी पर यह परियोजना निर्मित है? बी राइट आंसर है, बेतवा नदी पर। प्रश्न नंबर 15। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? किसकी दृष्टि से कह रहा है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदहीन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदहीन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का वो नियंत्रण करता है? सही का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है 4th वाला पॉइंट सही नहीं है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, तीनों पॉइंटों को याद रखना है।
प्रश्न नंबर देखिए 17। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो बी यहाँ पर राइट है। ये तो कॉमन सेंस से ही प्रश्न क्लियर हो रहा है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्षमादान भी कर सकता है और आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो बी राइट आंसर था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है और आपकी तैयारी भी बेस्ट चल रही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में और मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पर सी ही राइट आंसर है, क्योंकि निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि निर्देश को जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और अधिकार को न्यायालय द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। अधिकार मतलब मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, करंट का प्रश्न है। एक खंडेवाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने से, नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा से, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने से। तो इस प्रश्न को भी आपको याद कर लेना है। बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने से एक खंडेलवाल समिति संबंधित है। बैंकिंग से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे। सोनार एक उपकरण है जो जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापता है। यह उपकरण निम्न में से किस तरंग का उपयोग करता है? रेडियो तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, गामा तरंगे। तो बी राइट आंसर है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है समुद्र या जल के नीचे की वस्तुओं का पता लगा लेता है। प्रश्न नंबर 21 है। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो डी राइट आंसर है, भाग 20। प्रश्न नंबर 22 है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो योजना से भी प्रश्न बने थे, जो पुरानी योजनाएं हैं उससे 2-3 प्रश्न देखने को आरों में मिले थे, तो उसी को ध्यान में रखते मैंने ये प्रश्न शामिल किया है। सी राइट आंसर है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अब ये तो हमको पता चल चुका है, परंतु मेन पॉइंट ये है कि इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस योजना को 20 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कर्ण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी आशा की गई थी। केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो ए राइट आंसर है। ए सत्य है परंतु और यहाँ पर असत्य है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की गई थी। तो ये कह रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की आशा की गई थी, और केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। केंद्रीय ढांचा इसमें शामिल तो था परंतु राज्य का भी इसमें योगदान रहा है। तो केंद्र और राज्य के इसमें जो योगदान था वो 50-50 का रेशो था। और इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1980 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1980 में जो इसको प्रारंभ किया गया था।
उचित पॉइंट लगने पर नोट अवश्य कर लेना है। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने इसको लॉन्च किया है? डी राइट आंसर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। तो यूपी का प्रश्न है, याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 25। यदि किसी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 450 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं, जिनमें से 10% की आयु सीमा से अधिक होती है, 20% असफल हो जाते हैं, तो कुल कितने परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा? एक अच्छा प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न भी आपको कवर करने हैं, और प्रतिशत तो ऐसा टॉपिक है, इससे जो है प्रत्येक वर्षारों में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो टोटल हमारे पास 450 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10% की आयु सीमा अधिक हो गई है। तो 10% यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। उसके बाद में 20% विद्यार्थी असफल हो चुके हैं, तो इनको भी निकाल लीजिए। 20 पंजे 100, 5 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो 90 ही है, तो ऐड इनको यहाँ पर आप कर दीजिए, तो टोटल हो जाएंगे 135। 135 विद्यार्थी जो है ये समझ लीजिए कि बाहर हो चुके हैं। तो 450 में से आप 135 को लेस कर दीजिए, 5, 1 और 3, 315। तो बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, दिया गया है, अपराध की जांच में डीएनए प्रशिक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए प्रशिक्षण के लिए इन सभी नमूनों का इस्तेमाल जो किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 27। निम्नलिखित में से उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग और वर्गमूल दोनों सम संख्याएं हैं और उसका वर्ग 3 अंकों से अधिक नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ये करने की कोशिश जो थोड़ी कीजिए। तो यहाँ पर 8 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो इसको यहाँ पर हटा दीजिए। 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और फिर कहा गया है कि उसका वर्ग 3 अंकों से अधिक नहीं है। यदि हम 16 का वर्ग कर दें तो कितना आएगा? 256 आएगा, जो कि 3 अंक से अधिक नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पर। इसका जो है वर्गमूल 6 होगा, और 36 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1296 जो आएगा, यानी कि 3 अंक से जो है अधिक आ रहे हैं। तो सी आंसर नहीं हो सकता, और जब सी नहीं हो सकता तो डी तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो इस प्रकार बी राइट आंसर था। ऑप्शन से इस प्रश्न को हमको हल कर लेना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न निहारों में आते हैं। यहाँ पर देखना है कि 10 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 5, 3 को इस प्रकार सोल्व करना है कि जिससे कि बीच में 10 आपको देखने को मिल जाए। यदि हम यहाँ पर 3 और 5 की गुना कर दें तो कितना आएगा? 15 आएगा, और 15 में से 5 लेस कर दें तो 10 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे में भी कंडीशन लगाइए, 6 की और 4 की गुना कर दीजिए, 24 आएगा, और 24 में से 6 लेस करने पर 18 आएगा, तो सही है। तो यही क्रम यहाँ पर चल रहा है। अब आप 7 में 5 की गुना करेंगे तो 35 आएगा, और 35 में से 6 घटाएंगे तो 29 आएगा। 29 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर त्रुटि है।
इसका मतलब यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर जो 5 के, यहाँ पर 6 के स्थान पर 7 होना चाहिए। जब 7 लेस करेंगे तो 28 आएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने 7 क्यों लिखा, देखिए किस प्रकार, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 ही होना चाहिए था, तो डी राइट आंसर है। तो ये जो थोड़ी सी त्रुटि थी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रश्न था। प्रश्न नंबर 30, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? 81वां, 86वां, 89वां या 92वां? तो बी राइट आंसर है, 86वां। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक गेम 2024। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इस क्लास में सभी को कवर करेंगे। ARO के लिए तो बेस्ट टॉपिक रहेगा ही। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक गेम 2024 का यह 33वां संस्करण था। कौन सा था? 33वां था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयोजन तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका जो आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया था? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है सीन नदी के तट पर इसका आयोजन किया गया था। आदर्श वाक्य क्या है? मोटो था इसका गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन जो है इसका आदर्श वाक्य था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल भेजे गए खिलाड़ियों की संख्या जो है 117 है। कितनी है? 117 है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत है, 5 कांस्य पदक है, एक भी स्वर्ण पदक जो है पेरिस ओलंपिक गेम में भारत ने नहीं जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल 6 हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 32 थी। और भारत ने जो है कितने खेलों में भाग लिया था? तो ये लिया था 16 खेलों में भाग। और ये पॉइंट अच्छा है यहाँ पर, कुल भाग लेने वाले एथलेटिक्स 10,500 है। नेक्स्ट देखिए, और पहली बार शामिल स्पोर्ट में ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग, इनको जो शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलिए, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर ने जीता था। इनका संबंध जो है शूटिंग से है। स्पर्धा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ये पॉइंट आपको ध्यान से याद रखना है। आरओ की परीक्षा के लिए बेस्ट रहेगा कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने, और इनका संबंध जो है शूटिंग से। आप यहाँ पर इनका चित्र देख सकते हो। और ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा। ये भी जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में दूसरा पदक मनु भाकर, सरबजोत सिंह, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के स्पर्धा मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में, यहाँ पर भी 10 मीटर एयर पिस्टल ही है, और इन दोनों का संबंध जो है शूटिंग से ही है। और कांस्य पदक यहाँ पर भी इन्होंने जीता है। यहाँ पर आप फोटो देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले का संबंध भी शूटिंग से ही है। स्पर्धा पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पर, 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिए खड़े हैं, ये राइफल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के हैं। महाराष्ट्र राज्य के हैं ये।
नेक्स्ट देखिए टीम इंडिया ने पुरुषों की यह स्पर्धा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और ये कांस्य पदक जीता है खेल हॉकी में जीता है। किसको हरा करके जीता है? स्पेन को हरा करके ये जीता है। 52 साल के बाद टीम इंडिया हॉकी ने कांस्य पदक जो जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। नेक्स्ट चलिए, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अमन शेरावत का संबंध भी हरियाणा राज्य से ही है। हरियाणा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको ध्यान से देखना है बस। इनका संबंध जो है कुश्ती से है। और पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 रजत था और 5 कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका का विवरण जो इस प्रकार दिया गया है। देश यूएसए ने 40 स्वर्ण जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं, 42 ब्रोंज जीते हैं। टोटल 126 जो है पदक इन्होंने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है पदक किसने जीते हैं? यूएसए देश ने जीते हैं। तो 4 का 3 का क्रम आपको याद कर लेना है। यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस 5वें नंबर पर है। और भारत की रैंक जो है कितनी है? 71वीं रैंक है, जिसमें 0 तो इसने स्वर्ण जीते हैं और 1 रजत जीता है, 5 कांस्य जीते हैं। टोटल 6 पदक जीते हैं। याद रखना है। प्रश्न ये भी बन सकता है, वे 2 देश कौन से हैं जिन्होंने 40-40 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यूएसए और चीन यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस। तीसरी बार आयोजन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि तीसरी बार यहाँ पर आयोजन किया गया है। 1924 में और 2024 में 33वां संस्करण था ये। और दोस्तों यहाँ पर आप इनको देख लीजिए चित्र को। नेक्स्ट, शुभंकर फ्रीजियन टोपी, मास्कट क्या था इसका? फ्रीजियन टोपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी पॉइंट अच्छा है कि यहाँ पर जो है फ्रांस का जो तिरंगा है इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। एक तो रेड, एक वाइट और एक आपका ब्लू। तो 3 रंग है ये भी अच्छा पॉइंट है। तो नेक्स्ट देखिए, भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरद कमल अंचंता टेबल टेनिस। तो ये ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कहाँ किया गया था? तो इसका समापन किया गया था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। नेक्स्ट देखिए, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं और किस स्पर्धा में जीते गए हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तैराकी में लियोन मर्चेंट जो कि फ्रांस देश के हैं, इसने 4 गोल्ड 1 कांस्य कुल 5 पदक जीते हैं, जो कि प्रथम स्थान है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर इनका स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे मैंने वो इस वीडियो में शामिल किए थे। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।